हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसे पिछले लेक्चर में हमने इथेनॉल के बारे में बात की थी, आज हम पढ़ने वाले हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। तो हम इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले हम इथेनोइक एसिड के बारे में जान लेते हैं। देखो, इट इज़ अ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब देखो, जो ये इथेनोइक एसिड है, ये सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज़ है, होमोलोगस सीरीज़ है, उसका ये सेकेंड मेंबर है। क्योंकि इसमें जैसे कि इथेनॉल से हमें पता रहा है इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए सेकेंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर जो होता है वो मिथानॉल होता है, जिसमें 1 कार्बन एटम की प्रेजेंस होती है, और इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए सेकेंड मेंबर है। और इसका जो कॉमन नेम है ये है एसेटिक एसिड बोलते हैं इसको, है कॉमन नेम इसका याद रखना है आपने। डिल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर मतलब सिरका होता है। जब इथेनोइक एसिड को वाटर में डिल्यूट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। अब जो इसका सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, इथेनोइक की परसेंटेज जो होती है बहुत ही कम होती है, जैसे कि 5 to 8% होता है, और सारा वाटर होता है। उसे क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, उसे सिरका बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं विनेगर वगैरह किस में यूज़ करते हैं, पिकल्स वगैरह में एज आ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है ये। ठीक है, अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ हमने जैसे इसका फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे इसको लिखने का फॉर्मूला कई बार ऐसे लिखते हैं CH3C यहाँ पे OOH, तो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो इस तरह से आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला कैसे होता है इथेनोइक एसिड का। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इथेनोइक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इथेनोइक एसिड इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सॉवर टेस्ट। मतलब इथेनोइक एसिड जो है कलरलेस लिक्विड होता है, जो रंगहीन होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है, और वो सॉवर टेस्ट मतलब कि खट्टा होता है उसका टेस्ट। क्योंकि देखो एक एसिड है, और हमने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। तो इस तरह से जो इथेनोइक एसिड है ये कलरलेस लिक्विड है, और उसका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड मिक्स विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। जो इथेनोइक एसिड होता है वो वाटर में किसी भी प्रोपोर्शंस में मिक्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा था कि वो भी वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में मिल जा रहा था, मिक्स हो रहा था। एज इट इज़ इथेनोइक एसिड भी वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो रहा है। ठीक है, प्योर इथेनोइक एसिड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है जिसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्योंकि जो इथेनोइक एसिड होता है, अगर उसको हम कूल करते हैं, वो फ्रीज करते हैं, तो उसका जैसे कि आइस होती है उस तरह का उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, और कलरलेस स्ट्रक्चर होता है, वो ग्लेशियर की तरह उसका लुक आता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से इसको ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्योंकि इस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसको हम कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आइस की तरह बन जाता है, और ग्लेशियर की तरह इसका लुक आता है, इस करके इसको ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और इसको देखो, इथेनोइक एसिड इज़ अ वीक एसिड, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो। ठीक है, इथेनोइक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 391 केल्विन होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, 118 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमने इथेनोइक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। कि जो इथेनोइक एसिड है उसे अगर हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो कैसा रिज़ल्ट आता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो कैसा रिजल्ट मिलता है, और उससे हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं इथेनोइक एसिड है जिसका नेचर जो है एसिडिक होता है। क्योंकि इसमें देखो नाम में इसके एसिड लगा हुआ है, तो हमें पता है कि ये एसिड है, और एसिड है तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर होगा इसका। अब जो इसमें ब्लू लिटमस होता है उसको रेड लिटमस में ये चेंज कर देता है, क्योंकि ये एसिड है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड चैप्टर में कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें पता लगता है उसका बिहेवियर एसिडिक है। देखिए, ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि इसका बिहेवियर एसिडिक है। लेकिन जैसे कि मान लो हमने 2
एसिड्स ले लिया, अब हम उसके बारे में कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो हमें लिटमस से पता नहीं लगेगा। जैसे कि मान लो हमने एक इथेनोइक एसिड ले लिया जो कि एक वीक एसिड है और दूसरा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर हम लिटमस में देखते हैं तो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे पता लगेगा दोनों का बिहेवियर एसिडिक है। लेकिन हमें इसे नहीं पता लग रहा है कि कौन सा एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड ज़्यादा वीक है। तो हमें इसके बारे में बिल्कुल भी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है। तो फिर हम जाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, जो कि हमें उसके कलर की एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। जैसे कि एक है इथेनोइक एसिड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ उसको टेस्ट करते हैं तो जो इथेनोइक एसिड है इसका कलर ऑरेंज आएगा और जिसकी पीएच वैल्यू 4 होती है। तो इससे पता लगेगा कि इथेनोइक एसिड जो है वीक एसिड है, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 आ रही है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पे अपन टेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, जो कि एग्जैक्ट, और उसका जो कलर होगा एग्जैक्ट रेड के बराबर होगा, और रेड की वैल्यू पीएच वैल्यू 1 होती है, जिससे हमें पता लगेगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पे टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से हमें पता लग रहा है कि जो इथेनोइक एसिड है एक वीक एसिड है। और दूसरा रिएक्शन की हम बात करते हैं, अगर रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट के साथ देखते हैं तो कैसे किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। अगर हम इथेनोइक एसिड को कार्बोनेट के साथ पहले रिएक्शंस देख लेते हैं। अगर इथेनोइक एसिड को हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो इथेनोइक एसिड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोएट मिलेगा। इसे सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है उसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एपिक नेम होता है सोडियम इथेनोएट। तो हमें देखो ये क्या हो रहा है कि इथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिल रहा है सोडियम इथेनोएट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में हमें वाटर मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, सोडियम इथेनोएट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है। तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखते हैं तो हमें भी सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं CH3, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इथेनोइक एसिड CH3COOH। अगर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला वो सेम ही मिलने वाला है हमें, CH3COONA सोडियम इथेनोएट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी इथेनोइक एसिड जो है कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन होता है या फिर रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, हमें प्रोडक्ट हमें सेम ही देता है। तो हम इथेनोइक का थर्ड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इथेनोइक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट देता है और साथ में वाटर देता है। जैसे कि हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है और इथेनोइक एसिड जो होगा एक एसिड है। ठीक है, तो एक एसिड एक बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हम जैसे कि जानते हैं उसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट सॉल्ट मिलेगा और साथ में हमें वाटर मिलेगा, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट जो है एक सॉल्ट मिलता है हमें, जो सॉल्ट होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग होगा या एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट में आ जाएंगे। अगर दोनों सिमिलर टाइप के हैं तो जो सॉल्ट जो होगा हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, साथ में हमें वाटर मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं इथेनोइक एसिड जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह के प्रोडक्ट देता है। जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम इथेनोएट एंड वाटर, मतलब कि जो इथेनोइक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या दे रहा है, सोडियम इथेनोएट दे रहा है और साथ में हमें वाटर दे रहा है। जैसे कि हम इसकी रिएक्शन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे सोडियम इथेनोएट मिल रहा है, साथ में हमें वाटर मिल रहा है। तो इस तरह से आप रिएक्शन देख सकते हैं इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे कि हमने इथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखा,
अब हम देखने जा रहे हैं जब इथानोइक एसिड जो है एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह के प्रोडक्ट देता है। जैसे कि हम इथानॉल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जब इथानॉल इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, ईस्टर मिलता है और साथ में हमें वाटर मिलता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जब भी इथानोइक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ईस्टर की फॉर्मेशन होगी, साथ में हमें वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को स्टेरिफिकेशन भी कहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और ईस्टर की फॉर्मेशन होती है उस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो इथानोइक एसिड है एक तरह का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। व्हेन इथानोइक एसिड रिएक्ट विद इथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अ स्वीट स्मेलिंग ईस्टर इज फॉर्म्ड। मतलब कि जब भी इथानोइक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे इथानॉल है, इथानॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इन द मीडियम क्या लिया हमने, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसके बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे ईस्टर मिल रहा है और साथ में हमें वाटर मिल रहा है। जो ईस्टर है इसको क्या बोलते हैं, इथाइल इथानोएट बोलते हैं। ठीक है, इसका नेम जो होता है इथाइल इथानोएट होता है, साथ में हमें वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे इथानोइक एसिड है एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है और मीडियम हमने लिया हुआ है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हमें इथाइल इथानोएट मिल रहा है, साथ में वाटर मिल रहा है। इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे जो इथानोइक एसिड है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट्स हैं ये देखो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन करेंगे और ये पार्ट कंबाइन हो जाएंगे CH3CO। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3CO और साथ में C2H5 यहाँ पे कंबाइन होकर इथाइल इथानोएट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ईस्टर में क्या होता है, जैसे कि जो ईस्टर की फॉर्मेशन हो स्टेरिफिकेशन में अगर वापस हमें एल्कोहल बनाना है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो आप देखेंगे जो ईस्टर की स्टेरिफिकेशन में ईस्टर की फॉर्मेशन हुई थी उसको क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, सोडियम इथानोएट मिल रहा है, साथ में हमें इथानॉल मिल रहा है, मतलब कि एल्कोहल मिल रहा है। तो और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज ऑल्सो नोन एज स्पोनिफिकेशन। मतलब कि यहाँ पे देखिए हमें एल्कलाइन यूज़ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं जो कि एक एल्कली है, तो एल्कलाइन इसलिए इसको बोल रहे हैं अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को सॉप मेकिंग में भी यूज़ करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन बोल रहे हैं। एक बार आप फिर से देखिए यहाँ पे जो ईस्टर है, आप यहाँ पे ईस्टर को देख सकते हैं, ईस्टर को क्या बोलते हैं, इथाइल इथानोएट बोलेंगे और इसको इसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमें फिर क्या मिल रहा है, सोडियम इथानोएट मिल रहा है, साथ में इथानॉल मिल रहा है जो कि एक एल्कोहल है। तो वापिस हमने क्या किया, ईस्टर से हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें इथानॉल मिल गया और इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको सॉप मेकिंग में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं जिसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं जो कि एथेनोइक एसिड के यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड सॉसेज, मतलब कि इसे फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको पिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, और सॉस वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जैसे टमाटो सॉस वगैरह बनती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब इसको डाइज वगैरह प्लास्टिक या फिर फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लैटेक्स, मतलब कि जो लैटेक्स से रबर को कोगुलेट करते हैं, कोगुलेट मतलब उसको सॉलिड सा बनाते हैं, जैसे कि लैटेक्स जो है प्लांट से हमें एक लिक्विड मिलता है जिसे हम सॉलिड बनाते हैं, कोगुलेट करते हैं लैटेक्स से, तो इसमें क्या इथेनोइक एसिड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसके यूज़ को समझ सकते हैं।